Today we will start with the new concept, that is red ink interest. What do you mean by this red ink interest? तो रेड इंक इंटरेस्ट का मतलब बहुत सिंपल है. इसका नाम रेड इंक क्यों दिया गया, रेड इंक इंटरेस्ट क्यों बोला गया? तो बिकॉज हमको ये इंटरेस्ट हाईलाइट करके बताना पड़ता है, इसलिए इसका नाम रेड इंक इंटरेस्ट है. मगर ये इंटरेस्ट है क्या सर? तो जब कभी भी हम अकाउंट करंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमेशा चेक करो कि आपकी जो ड्यू डेट होती है वो पहले होती थी और जो सेटलमेंट डेट होती थी वो बाद में होती थी. कोई सा भी आप क्वेश्चन आपने सॉल्व करा तो उसमें आप चेक करो ड्यू डेट कम्स बिफोर द सेटलमेंट डेट. तो हम क्या करते थे, ड्यू डेट से सेटलमेंट डेट तक का जो भी इंटरेस्ट था वो लिख लेते थे. बट रेड इंक इंटरेस्ट मतलब हाईलाइटेड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि समटाइम्स इट मे ऑल्सो हैपन कि आपकी जो ड्यू डेट है वो बाद में आ रही है और सेटलमेंट डेट पहले आ रहा है. समटाइम्स कुछ भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो सकता है जब हमारी ड्यू डेट उस ट्रांजेक्शन की बाद में आ रही है मगर सेटलमेंट डेट उस ट्रांजेक्शन का पहले आ रहा हो. तो जब भी ऐसा होगा कि ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर द सेटलमेंट डेट, तो आप उस ट्रांजैक्शन के इंटरेस्ट को अपोजिट साइड में लिखोगे और उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रेड इंक इंटरेस्ट. और वो कितने पीरियड का कैलकुलेट होगा? तो वो होगा सेटलमेंट डेट से ड्यू डेट तक के जो बीच के डिफरेंस के डेज होंगे उसका कैलकुलेट हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो अकाउंट करंट प्रिपेयर कर रहे हो वो पीरियड अप्रैल मंथ का प्रिपेयर कर रहे हो, इसका मतलब उसका लास्ट डेट ऑफ द पीरियड विल बी 30th अप्रैल. बट अब अगर आपका ड्यू डेट, कोई भी ट्रांजेक्शन्स के ड्यू डेट आया 1 जून, एक ट्रांजेक्शन आपने करा, जैसे सपोज आपने बिल रिसीवेबल ड्रॉ करा था, ठीक है, बिल रिसीवेबल ड्रॉ करा और उसका क्रेडिट पीरियड था, एग्जांपल आई एम गिविंग यू 2 months, और आपने 1/4 को वो बिल ड्रॉ करा था 1 अप्रैल को. तो वो बिल ड्रॉन के 2 months के बाद की डेट क्या बन जाएगी? 1 अप्रैल से दैट विल बी 4 जून. अब आपका जो सेटलमेंट पीरियड है, आपने जो अकाउंट करंट बनाना है वो अकाउंट आपको बनाना था फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, दैट इज 30th अप्रैल विल बी द लास्ट डेट. तो अब वो 30th अप्रैल सेटलमेंट डेट होगी मगर ड्यू डेट तो उसकी क्या आई बिल रिसीवेबल की? 4 जून आई है. इसका मतलब अब आप 30 अप्रैल से 4 जून तक का जो इंटरेस्ट होगा ना, उस इंटरेस्ट को हम अपोजिट साइड लिख देंगे और कितने पीरियड का लिखेंगे? 30th अप्रैल से 4 जून तक के पीरियड का लिखेंगे. तो दिस टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज योर रेड इंक इंटरेस्ट. यही मैंने आपको देखो बता रखा है. व्हेन द ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर द सेटलमेंट डेट, सच इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट टू बी रिटन ऑन द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज रेड इंक इंटरेस्ट. अब इसको हम विद एन एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है. तो लेट अस रीड दिस एग्जाम्पल नाउ. ये देखो आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने यहां पर. हम इस एग्जाम्पल को रीड करके इसको समझते हैं, ठीक है. देखो क्या गिवन है आपको. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2016. अप्रैल 1 को अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, यानी ये एक्स को पेबल है और वाई को रिसीवेबल है, दैट इज ₹10,000. 7th को received acceptance of x to y for 2 months, sorry, that is ₹5,000. then 10th को भी given है आपको bill receivable accepted by y on 7/2/2016 is honored on this due date, ठीक है. उसके बाद 10th को ही वापस है x sold goods to y, invoice dated 10/5/2016 15,000 का. फिर 12th को given है x received check from y dated 15/5/2016 7,500 का. फिर 15th को भी y sold goods to x, invoice dated इतना ₹6,000 का. 20th को x return goods sold by y on 15/4/2016 that is 1,000 का. और 20 को bill accepted by y is dishonored on this due date that is ₹5,000. ये भी आपको गिवन है. You require to make an account current by product method, क्वेश्चन में मेंशन हो गया प्रोडक्ट मेथड के थ्रू बनाओ, to be rendered by x. किसको बनाना है? x को बनाना है. टू y
एज ऑन 30/4/2016। कौन सा पीरियड आया? 30/4/2016 आपका लास्ट डेट आ गई, सेटलमेंट डेट। टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, अज्यूम 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज। ओके, अब हमें इसमें वापस से अकाउंट करंट बनाना है बाय प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले आपको पता है फॉर्मेट, हम एक्स की बुक्स में बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स। तो देखो मैंने ये आपके सामने यहां लिख दिया, वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स। जब आपने एक बार ये लिख दिया वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स, तो यू नो कॉलम्स हम बना लेंगे। आप भी आपके नोटबुक पे कॉलम्स बना लो, एंड दैट कॉलम्स विल बी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन ड्यू डेट, देन नंबर ऑफ डेज और देन प्रोडक्ट। ये 6 डेबिट साइड बनेंगे कॉलम, और यही 6 कॉलम क्रेडिट साइड भी बनेंगे। तो इफ यू वांट टू सी, देखो मैंने यहां पर बना के बताया हुआ है, दैट विल बी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट। इन द सेम मैनर आई हैव प्रिपेयर्ड डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज एंड प्रोडक्ट। तो दिस वे यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द फॉर्मेट। एक बार आप फॉर्मेट बना लोगे तो फॉर्मेट बनाने के साथ साथ आप ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एज इट इज आप उसके अकाउंट में लिख भी दोगे विद ड्यू डेट्स, साथ साथ में लिखेंगे हम। जैसे हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन अगर हम पढ़ें तो हमें गिवन था अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, और हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं? हम बना रहे हैं ये एक्स की बुक्स में ही। तो अगर x को ये अमाउंट देना है y को, तो x के लिए y क्या बना? क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर बन गया तो कौन सी साइड बैलेंस लिखोगे? आप लिखोगे ये क्रेडिट साइड, जैसे मैंने लिखा हुआ है 1/4 को ही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड दैट अमाउंट आई हैव रिटन दैट इज ₹1 लाख। आप चेक कर सकते हो, देखो ये मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन को लिख दिया यहां पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन को। अब आप नेक्स्ट रीड करोगे, that is received acceptance of x to y for 2 months। तो received acceptance of x यानी acceptance किसने दिया? x ने दिया। x ने दिया तो इसका मतलब वो बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर रहा है। मेरे लिए तो बिल्स पेबल हुआ ना x के लिए, हमें x के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो एंट्री विल बी y अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, दैट इज ₹5,000 और 2 मंथ्स का था। तो मैंने यहां लिख दिया, देखो 7/4 को ही टू बिल्स पेबल 5,000। अब ये कितने मंथ्स के लिए कर रहा है? 2 मंथ्स के लिए। तो इसका ड्यू डेट क्या बनेगा? तो आई वांट टू से ये 7 अप्रैल को है, 2 मंथ्स काउंट करेंगे तो मई और जून, और 7 जून के बाद 3 डेज ऑफ ग्रेस विल गिव अस 10 जून। तो देखो मैंने ड्यू डेट में भी लिख दिया 10 जून, इफ यू कैन सी दैट। आई होप अब आपको ये विजिबल हो रहा होगा, 10 जून। ठीक है। नाउ अब कोई बोलेगा सर ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन था, देखो जो फर्स्ट अमाउंट पेबल था बाय एक्स टू वाई, आई बिलीव उसका तो ड्यू डेट वही रहेगा। तो वही मैंने लिख दिया है आपका 1/4 का। मैंने ड्यू डेट यहां नहीं मेंशन करा है, बट आगे मेंशन कर दिया है मैंने, दैट इज 1/4 ही रहेगा, उसमें हमें लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता एक्चुअली। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल जो एक्सेप्टेड बाय वाई था। ठीक है, हमारे पास एक बीआर था जो वाई ने एक्सेप्ट करा हुआ था ऑन 7 फरवरी इज ऑनर्ड ऑन दिस डेट। अच्छा, तो कोई बिल रिसीवेबल था जो इस डेट पर ऑनर्ड हो गया। तो आई होप इसमें y का तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, x का कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। हमारे पास तो एंट्री क्या पास हुई, x के पास, दैट इज कैश अकाउंट टू BR, क्योंकि हमारा ये ऑनर्ड हुआ है। तो आई बिलीव इसको हमें यहां मेंशन करने का जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन था ना, थर्ड ट्रांजैक्शन, बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय y, ये वाला ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में कहीं पर भी एंटर करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, x सोल्ड गुड्स टू y, इनवॉइस डेटेड 10/5 आ रहा है। मतलब इनवॉइस का डेट ये है, मतलब ड्यू डेट ये है, मगर x ने गुड्स सोल्ड करे तो एंट्री विल बी y अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो देखो मैंने 10/4 को ही टू सेल्स करके लिख दिया। 15,000 रुपए का गुड्स था, 15,000 लिख दिया, मगर इसका इनवॉइस कब बना? 10/5 को। तो ड्यू डेट इस इनवॉइस से ही हमें काउंट करनी है। तो देखो मैंने ड्यू डेट में लिख दिया 10/5। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, x रिसीव चेक फ्रॉम y डेटेड 15/5/2016। तो डेट भी उसकी 15/5 की मिली है, पोस्ट डेटेड चेक दिया है उसने हमें, रिसीव चेक मिला है हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू y। तो मैंने यहां लिख दिया 12/4 को जो हमें मिला था बाय बैंक 7,500। आई होप अब आप देख सकते हो, बाय बैंक 7,500, और उसकी ड्यू डेट 15/5 की थी, मैंने वो लिख दी। देखो 12th वाले की 15/5 जो थी वो मैंने लिख दी।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15th को y सोल्ड गुड्स टू x, y ने x को गुड्स सोल्ड करें तो x ने ये गुड्स परचेज करें। आप ध्यान रखना, हम जिसकी बुक्स बना रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करो आप। तो ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा अपोजिट वे में गिवन था, y सोल्ड गुड्स टू x, तो x ने क्या करा है, परचेज करा है, तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू y। तो देखो मैंने ये 15 अप्रैल के ट्रांजेक्शन को यहां लिख दिया बाय परचेज, और अमाउंट भी लिख दिया मैंने साथ में 6000, और इसकी भी ड्यू डेट देखो आपको दे रखा है इनवॉइस डेटेड 15/5, तो दैट इज व्हाट आई हैव मेंशन इन द ड्यू डेट कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट था 20th अप्रैल को x रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय y, तो जो उसने सोल्ड करे थे हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो हमने परचेज करा था वो रिटर्न हो रहा है, तो इसका मतलब एंट्री विल बी y अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 20th अप्रैल को मैंने लिख दिया टू परचेज रिटर्न 1000 रुपीज का, और इसकी ड्यू डेट भी वही आएगी जो ड्यू डेट ये परचेज की थी, यहां पर मेंशन नहीं है ये। तो 15/4 को जो आपने खरीदा था वो पहले वाला था, अब उसकी ड्यू डेट अगर 15/5 थी तो ये रिटर्न वाले की भी ड्यू डेट जो आएगी वो 15/5 आएगी, 15/4 नहीं आएगी। ये बात आप ध्यान रखना। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप समझो ना, जब आपने परचेस करा तो उसकी ड्यू डेट यहां से, तो आप तो इंटरेस्ट यहां से काउंट करोगे, तो अगर आप परचेज रिटर्न कर रहे हो वही गुड्स का, तो उसकी भी ड्यू डेट, उसका भी जो अमाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए वो भी तो 15/5 से ही होना चाहिए। अगर आप उसको 15/4 से कर दोगे तो आई वांट टू से एक पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। तो देयरफॉर जिस परचेज में से जब रिटर्न होता है तो जो परचेज की ड्यू डेट होती है वही परचेज रिटर्न की भी ड्यू डेट होगी, और ये सेम बात एप्लीकेबल है आपके सेल्स और सेल्स रिटर्न के लिए भी। इसके आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम लास्ट ट्रांजैक्शन, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई। अगर वाई ने बिल एक्सेप्ट करा है तो हमने रेज करा होगा, तो एंट्री विल बी इज, अच्छा सॉरी पूरा तो पढ़ लूं मैं, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। ठीक है, तो पहले तो उसने बिल रिसीवेबल लिया होगा, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई तो मेरे लिए बी आर था, बट ये डिसऑनर्ड हो गया इस ड्यू डेट पर, तो मेरा बी आर वाई के लिए जो था वो डिसऑनर्ड हो गया। तो आई होप यू नो दैट हम कभी भी एंट्री पास करते हैं डिसऑनर्ड की तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट होता है, तो यहां पर ड्रॉई कौन हुआ, वाई, और हमारे पास से बी आर जा रहा है, एंट्री विल बी वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी, तो जो ट्रांजैक्शन डेट है वही ड्यू डेट बनेगी इसकी, तो देयरफॉर 5000 के लिए वही ड्यू डेट मैंने लिख दी 24 ही, क्योंकि 24 का ये ट्रांजैक्शन है। एक बार जब मैंने ये सारे ट्रांजैक्शंस विद ड्यू डेट्स लिख दिए, तो नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये हम कब तक का सेटलमेंट कर रहे हैं, 30th/4 तक का। हम ये अकाउंट कब तक का बना रहे हैं, 30th/4 तक का। बट अगर आप फर्स्ट वाले का ड्यू डेट देखोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1/4 का ड्यू डेट देखोगे, तो आई होप वो तो 1/4 ही रहेगा। इसका मतलब इसका ड्यू डेट तो सेम फॉल हो रहा है, तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन का 1/4 ही लेंगे, तो यहां पर 30 डेज नंबर ऑफ डेज आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें 1/4 भी इंक्लूड करना है और 30 भी करना है। तो यहां 30 डेज का हो जाएगा, तो 10,000 इंटू 30 करेंगे तो प्रोडक्ट में आपका 3 lakhs आ जाएगा। बट इसके बाद अगर आप चेक करोगे 7/4 का जो ट्रांजैक्शन था, इसकी ड्यू डेट आ रही है 10/6, बट हमारा पीरियड क्या है 30th/4, तो दिस ड्यू डेट इज फॉलोइंग आफ्टर द सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट के बाद आ रही है ड्यू डेट, तो ये जो इंटरेस्ट इसका आप कैलकुलेट करोगे, इसको हम बोलेंगे रेड इंक इंटरेस्ट। सिर्फ नाम रेड इंक इंटरेस्ट है क्योंकि उसको हाईलाइट करना है, बट हम वो कहां लिखेंगे, अपोजिट साइड लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम बाद में 30th/4 को हम इसको रेड इंक इंटरेस्ट को यहां लिखेंगे बाय रेड इंक, और इंटरेस्ट की जगह भी हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो हम रेड इंक प्रोडक्ट लिख देंगे। अब क्या अमाउंट के कॉलम में कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, बट ये जो ड्यू डेट थी इससे आप यहां पर नंबर ऑफ डेज लिख दोगे, तो नंबर ऑफ डेज कैसे आएंगे, 30th/4 से जब आप बना रहे हो तो आप यहां से लेकर के यहां 10/6 तक काउंट करोगे, तो इट विल बी मे के 31 डेज और जून के 10 डेज, तो 31 और 10 विल गिव अस 41, तो हम यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ डेज में 41 डेज और 5000 इंटू 41 डेज करके प्रोडक्ट लिख देंगे इस साइड में। देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे लिखना चाहिए था हमको। ये देखो, जैसे आपने पहले तो ये मैंने आपको यहां पर बता दिया कि ये 10,000 इंटू 30 करके ये तो हमने 3 lakhs लिख दिया,
ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको फर्स्ट वाले का। तो अब ये जो सेकंड वाला था ना, सेकंड वाला 5000 इंटू 10 को जो हमें करना था, इसका हमें यहां लिखना है। तो देखो आप, मैंने ये लिख के आपको सामने बता दिया। इफ यू वांट टू चेक नाउ, तो अब आप ये देखो 5000 का 10 था, तो देखो मैंने ये यहां पर लिख दिया आपके सामने, ये देखो ये रहा, बाय रेड इंक प्रोडक्ट। अब आपको दिख रहा होगा बाय रेड इंक प्रोडक्ट 5000 इंटू हाउ मेनी डेज आई एम डूइंग 41 डेज। कैसे आया 41 डेज, वो मैंने आपको बता ही दिया। और ये 41 डेज का करके मैंने यहां पे लिख दिया 2,05,000। ये इसका लिए लिखा है मैंने, ये वाले ट्रांजेक्शन के लिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए, बीपी वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर दिख रहा था 5000 का। इसी के बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो देखो ये 10/4 का भी 2 सेल्स दिख रहा है आपको सामने। ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10/4 का जो था उसका हमें दिख रहा है 2 सेल्स, दिख रहा है ना अब आपको, ये देखो 10/4 को 2 सेल्स, इसका ड्यू डेट आ रहा है 10/5। तो वापस से हमारे ड्यू डेट, ये ड्यू डेट आपका आफ्टर द सेटलमेंट डेट आ रहा है, तो वापस से इसका जो इंटरेस्ट होगा वो रेडिंग इंटरेस्ट के नाम से, रेडिंग प्रोडक्ट के नाम से आप अपोजिट साइड लिखोगे। तो वापस देखो ये 15 का भी मैंने वापस 30 अप्रैल को ही बाय रेडिंग प्रोडक्ट कर दिया, और ये 15,000 का अमाउंट, अब ये 10/5 है, तो कितने दिन हो जाएंगे, तो 30 अप्रैल से 10/5 अगर आपको काउंट करना है तो 10 डेज ओनली, तो दैट इज 15,000 इंटू 10 कर दिया मैंने, और वो मैंने वापस से अपोजिट साइड में लिख दिया 1,50,000। आप ये देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है अब ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब हम। इसके बाद हमारा 24 था परचेज रिटर्न का, 1000 का 15/5 आ रहा है वापस से, तो वापस से 15 दिन का अपोजिट साइड में लिख देंगे हम। तो बाय रेडिंग प्रोडक्ट 1000 का अमाउंट इंटू 15, और ये मैंने लिख दिया 15,000। इन द प्रोडक्ट कॉलम आई एम राइटिंग, अमाउंट कॉलम में मैंने कुछ नहीं लिखा है, देखो आप अमाउंट कॉलम खाली है। नंबर ऑफ डेज में कितना नंबर ऑफ डेज है वो ले रहा हूं मैं, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था 2BR का, मगर इसका ड्यू डेट तो 24 ही था, तो यानी ये ड्यू डेट तो पहले की है और सेटलमेंट डेट 34 है, तो 10 डेज का ही हम सेम साइड में ही लिख रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट योर रेडिंग इंटरेस्ट। मगर ये जो सब था, ये ऊपर वाले तीनों ट्रांजेक्शन, इसका रेडिंग इंटरेस्ट था, इसलिए हमने उसको अपोजिट साइड लिख दिया। अब हम इधर आ जाते हैं, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन का तो यही आ जाएगा नंबर ऑफ डेज से, तो मैंने वो 3 लाख ही लिख दिया क्योंकि वो तो सेम ही था। 12/4 वाले ट्रांजेक्शन को अगर देखोगे, ये 12/4 वाले ट्रांजेक्शन को देखोगे और एक 15/4 वाले ट्रांजेक्शन को देखोगे, दोनों ट्रांजेक्शंस को, तो आई बिलीव ये 12/4 वाले ट्रांजेक्शन में भी और 15/4 ट्रांजेक्शन में भी जो ड्यू डेट्स आ रही है वो आफ्टर जो सेटलमेंट डेट है। तो इसका भी हमें रेडिंग इंटरेस्ट निकालना है, तो ये क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो हम डेबिट साइड लिख देंगे अपोजिट साइड। वापस से 15/5 है तो 15 दिन का ही आ जाएगा। तो देखो मैंने यहां पर लिखा दिया आपको टू रेडिंग प्रोडक्ट 15 मई का 7,500 इंटू 15 1,12,500, और सेम टू रेडिंग प्रोडक्ट 6,000 इंटू 15 दैट इज 90,000। ये जो दोनों थे ना हमारे बैंक वाले और परचेज वाला, ये वाले ड्यू डेट्स जो बाद में आ रहे हैं। तो आई होप दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिंग प्रोडक्ट या रेडिंग इंटरेस्ट। एक बार आपने ये सब अपोजिट साइड लिख दिया, अब आप क्या करने वाले हो, तो आई बिलीव अब हम ये जो प्रोडक्ट कॉलम है इसका पूरा टोटल ले लेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये यहां आ जाएगा। ऐसे ही इधर में 3 लाख, दिस दिस एंड दिस, इन सब का आप टोटल ले लोगे, ये यहां आ जाएगा। सॉरी, इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लोगे, तो आई बिलीव डिफरेंस इस बार यही आ रहा है 4,17,500। ये इन सबको जब आप इन तीनों को और इन तीनों को देखोगे तो आपका डिफरेंस ये रहा 4,17,500। देखो मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ये आपका बैलेंस ऑफ द प्रोडक्ट आ गया। जैसे आपका बैलेंस ऑफ द प्रोडक्ट डेबिट साइड आया है तो आप इंटरेस्ट किस साइड लगाओगे, क्रेडिट साइड। तो देखो ये मैंने 30 अप्रैल को बाय इंटरेस्ट की एंट्री कर दी अमाउंट के कॉलम में 417,500। अब आप चेक कर सकते हो 417,500 इंटू 10% इंटू 1/365, और ये इंटरेस्ट मैंने अमाउंट के कॉलम में लिख दिया 114.38। एक बार अमाउंट के कॉलम में लिख दिया मैंने, तो अब आप इसका टोटल कर लोगे अमाउंट का, ये सारे अमाउंट का आप टोटल कर लोगे, और वो आपके पास यहां पर बैलेंस भी बच जाएगा, बैलेंस कैरीड डाउन भी 2385। तो दिस इज द बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड इंक इंटरेस्ट या फिर रेड इंक प्रोडक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका, अगर आप आपके आईसीए के मॉड्यूल से चेक करोगे तो ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है। मगर रेड इंक इंटरेस्ट वापस से मैं आपको बता देता हूं एक बार, जब आपका ड्यू डेट फॉर
falls after the settlement date, interest of that transaction or amount is written on the opposite side for the period of settlement date up to the due date. Such interest is called as your red ink interest. बस इतना सा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है. चलो